हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं 12th का मोस्ट भयंकर चैप्टर जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो भाई इंटीग्रेशन करेंगे आज की इस वीडियो में स्टार्ट। पूरा इंट्रोडक्शन मैं आपको बताऊंगा, एक्सरसाइज 7.1 कराऊंगा आज की इस वीडियो में। लेकिन इंटीग्रेशन भैया डिपेंड करता है डिफरेंशिएशन के ऊपर। तो डिफरेंशिएशन जो है अभी हमने अपने चैनल पर जो है उसका सारी की सारी वीडियोस अपलोड करी हैं। तो अगर आपका डिफरेंशिएशन में हाथ टाइट है तो पहले आप डिफरेंशिएशन की वीडियोस ज़रूर देख लें, ताकि आपको डिफरेंशिएशन बढ़िया से आता होगा, तभी आप इंटीग्रेशन को है बहुत बढ़िया से समझ पाओगे। तो पूरे डिफरेंशिएशन की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर के आप डिफरेंशिएशन को अच्छे से ज़रूर समझें। जिसको पहले से ही आता है भैया, बहुत ही कमाल के लोग हो आप लोग। शुरू कर रहे हैं इंटीग्रेशन, ठीक है भाई। तो देखो भाई, इंटीग्रेशन में बेसिकली है क्या, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने क्या करा, एक फंक्शन लिया सपोज x², ठीक है भाई। इसका डेरिवेटिव निकाला गया, इसको डिफरेंशिएट किया गया विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबको पता है भैया इसका डेरिवेटिव क्या आने वाला है, 2x आने वाला है। यानी कि फंक्शन पर जब डिफरेंशिएट करा, फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करा तो आंसर आया 2x। अब मैथमेटिशियन ने ये सोचा कि क्या इस पर कोई ऐसा प्रोसेस लगाऊं कि वापस से फंक्शन आ जाए। क्या ऐसा हो सकता है भाई? फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हमने सीख लिए, ठीक है भाई। मैथमेटिशियंस के पास ये क्वेश्चन राइज हुआ कि क्या इस पर कोई ऐसा प्रोसेस लगाऊं कि वापस से x² आ जाए। तो बहुत तेज आवाज़ आई, बिल्कुल लगा सकते हो। क्या? इंटीग्रेशन, ठीक है भाई। तो इंटीग्रेशन क्या है? ये एक इन्वर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, ठीक है ना। फंक्शन का डेरिवेटिव आपको क्या देता है, 2x। तो 2x पर मतलब इस पर जब आपने डिफरेंशिएशन लगाया तो 2x आया। 2x पर जब इंटीग्रेशन लगाओगे तो वापस से आपको क्या मिल जाएगा, x²। यानी कि एक ये रिवर्स प्रोसेस है, इन्वर्स प्रोसेस है, ठीक है भाई। तो यहां पर हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इसलिए इसको डिफरेंशिएशन, ठीक है भाई। इसलिए इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोला जाता है। यानी कि जो x² होगा ना, वो 2x का एंटी डेरिवेटिव होगा। भाई x² का डेरिवेटिव क्या है, 2x। तो 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, वापस से x²। जैसे मैं यहाँ पर आपको जनरलाइज करके बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर एक फंक्शन है fx और इसका मान लीजिए आंसर आया 5x, ठीक है भाई। आपने इसका डेरिवेटिव करा तो आपका ये आंसर आ गया। तो यहाँ पर 5x क्या है, डेरिवेटिव है। लेकिन इसका इंटीग्रेशन आपको वापस से क्या देगा, इंटीग्रेशन का सिंबल वगैरह क्या होता है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसका इंटीग्रेशन वापस से आपको क्या देगा, fx। तो fx क्या कहलाएगा, fx इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव ऑफ 5x। ये 5x का क्या है, एंटी डेरिवेटिव, या फिर इसका दूसरा नाम होता है प्रिमिटिव, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है भाई। जैसे हम एक और एग्जांपल पकड़ते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है sin x। सबको पता है sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। तो अगर कोई मुझसे पूछे cos x का एंटी डेरिवेटिव बताओ तो मैं क्या बोलूंगा, sin x। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है भाई। sin x का डेरिवेटिव cos x का एंटी डेरिवेटिव sin x। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये सिर्फ रिवर्स प्रोसेस है, ये इन्वर्स प्रोसेस है। इसका डेरिवेटिव cos x का इंटीग्रेशन sin x। तो बिल्कुल उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए भाई, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप इंटीग्रेट करोगे, जैसे मान लो मैंने क्या बोला कि भैया जैसे मान लो x² का डेरिवेटिव मैंने क्या आपको क्या बताया, 2x। तो 2x का जो इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, तो क्या होगा, x², है ना। x² का डेरिवेटिव 2x का इंटीग्रेशन x²। लेकिन इसके साथ ना प्लस में c भी आता है। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं
कि ये जैसे मान लीजिए एफ एक्स डी एक्स है, यहाँ पर ये जो होता है ये होता है इसका सिंबल। ठीक है भाई, जिस भी फंक्शन को आप इंटीग्रेट करना चाहते हो तो उसके आगे आपको ये सिंबल लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर जो x है वो है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे वहाँ पर क्या होता था इंटीग्रेशन, वहाँ पर क्या होता था डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखते थे ना। जैसे यहाँ पर ये x स्क्वायर आया, लिखते थे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, क्योंकि फंक्शन में x चल रहा है इसलिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा। यहाँ पर भी फंक्शन में क्या है x चल रहा है, तो इसलिए इंटीग्रेशन भी किसके रिस्पेक्ट में होगा x के रिस्पेक्ट में होगा। तो ये होता है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। और यहाँ पर जो f(x) है जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो उसको बोलते हैं इंटीग्रेंड। जिसको आपने इंटीग्रेशन करना है उसको बोलते हैं इंटीग्रेंड। तो ये हो गया सिंबल, ये हो गया इंटीग्रेंड और ये हो गया वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है भाई। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, और 2x का जब भाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x को जब इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर मिलना चाहिए। तो 2x dx क्या आंसर आएगा एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर ना प्लस सी लगता है। इंटीग्रेशन के आंसर में आपको ये प्लस सी ज़रूर लगाना है। अब इसके पीछे का राज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई, मैंने आपको बताया एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या होगा 2x ही तो होगा, क्योंकि 2 का तो 0 होता है। मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 10 का डेरिवेटिव क्या होगा 2x ही तो होगा, क्योंकि 10 का तो 0 होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 50 का डेरिवेटिव क्या होगा 2x ही होगा। आप देख रहे हो, यहाँ पर नंबर लगाते रहो लेकिन आंसर क्या आएगा, इतने सारे फंक्शंस का डेरिवेटिव सेम आने वाला है 2x। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, क्या आप मुझे बता सकते हो इनमें से कौन से आंसर्स आपके आएंगे? क्या इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 देगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10 देगा, एक्स स्क्वायर प्लस 50 देगा, 51 देगा, 52 देगा, 1 करोड़ देगा, 2 करोड़ देगा? नहीं, आप नहीं बता सकते। ठीक है भाई, इसलिए हम क्या करते हैं जनरल फॉर्म में क्या लगाते हैं इसके आंसर में प्लस का सी। यहाँ पर सी हर तरह का नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ रहे हो आप। इतने सारे फंक्शंस का डेरिवेटिव 2x है, तो 2x को जब इंटीग्रेट करा तो उसके भी तो बहुत सारे आंसर्स पॉसिबल हो गए ना नंबर्स के साथ। इसलिए नंबर को हम क्या ले लेते हैं सी यहाँ पर क्या है कांस्टेंट, कोई भी एक रियल नंबर। तो इसलिए जब भी आपको इंटीग्रेशन का आंसर निकालना है उसमें आपको प्लस का सी ज़रूर लगाना है। ज़रूर मतलब ज़रूर ही लगाना है। ठीक है भाई, सी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये हो गया इसका सिंबल, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन और इंटीग्रेंड। तो ये इसका कुल मिला के इंट्रोडक्शन है। अब मैं आपको इसके कुछ फॉर्मूलाज बताता हूँ। देखो भाई, मैंने डिफरेंशिएशन जब आपको करवाया तब भी हमने उसको स्टार्ट करने से पहले उसके कुछ फार्मूलाज पढ़े थे कि भैया ये इसके फार्मूलाज हैं, ये आपको डायरेक्ट यूज़ करने हैं। और उसके बाद हमारा डिफरेंशिएशन चैप्टर आगे चला। सेम इंटीग्रेशन के अंदर है भाई, इंटीग्रेशन के कुछ डायरेक्ट फार्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे। अगर वैसे फार्मूलाज आते हैं तो उनको हम इंटीग्रेशन के अंदर अप्लाई करेंगे। तो ये कुछ फार्मूलाज मैंने लिखे हुए हैं, इनको आपको लर्न करना पड़ेगा कि इसका इंटीग्रेशन ये होता है, इसका इंटीग्रेशन ये होता है। ये आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। देखो भाई, अब डेरिवेटिव x पावर n+1 अपॉन में n+1, अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो x पावर n आएगा। अगर आपको शक है तो मैं निकाल के बताता हूँ। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे पावर में 1 कम अपॉन में n+1, तो ये दोनों गए, 1 से 1 गया। देखो क्या आ रहा है, x पावर n आ रहा है कि नहीं। तो x पावर n+1 अपॉन में n+1 का डेरिवेटिव क्या हो रहा है x पावर n। तो आप कह सकते हो कि इसका इंटीग्रेशन आपको वापस से ये देगा कि नहीं। तो x पावर n का इंटीग्रेशन अगर आपको निकालना है तो क्या होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1। अब आपको चाहे x क्यूब का इंटीग्रेशन करना हो तो क्या होगा x की पावर 3+1/3+1। चाहे आपको x की पावर -2 का इंटीग्रेशन करना हो तो क्या होगा x की पावर -2+1/-2+1। चाहे आपको x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन करना हो, क्या होगा 3/2+1/3/2+1। यानी कि x की पावर इंटीग्रेशन के अंदर जो मर्जी हो उसका इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे, पावर में एक ज़्यादा अपॉन में एक ज़्यादा।
एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में एक ज़्यादा और सेम अपॉन में प्लस का सी। अब पावर नेगेटिव हो, फ्रैक्शन हो, नंबर हो, इंटीजर हो, होल नंबर, जो मर्जी हो, उससे मतलब नहीं। ठीक है भाई। तो एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन आपको याद रखना है, क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन प्लस सी। एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था 1 होता है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर भी x का आना, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है इसलिए x आया। अगर मान लीजिए यहाँ पे dt लिखा होता तो t आता, याद रखना। अगर dm लिखा होता तो m आता, याद रखना। तो 1 का आंसर क्या आएगा, वो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन पर डिपेंड करेगा, ये बात ध्यान रखना आप। अगर y लिखा हुआ है dy तो क्या आएगा, y प्लस सी। ठीक है भाई, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है वही आंसर होगा। ठीक है भाई। अब यहाँ पर आ जाओ, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन। भाई साइन एक्स का डेरिवेटिव हमने क्या पढ़ा, कॉस। तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन। कॉस का डेरिवेटिव पढ़ा हमने माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो साइन का इंटीग्रेशन नेगेटिव को ना यहाँ भेज दिया तो क्या होगा, नेगेटिव कॉस एक्स। ठीक है भाई। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, ये हम पढ़ चुके हैं। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, नेगेटिव यहाँ भेज दिया तो माइनस कॉस एक्स। ऐसे ही टैन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स। कॉसेक का क्या होता है, माइनस कोसेक कॉट। ऐसे ही कोसेक कॉट क्या क्या होगा, माइनस कॉसेक। सेक का होता है सेक टेन, तो सेक टेन का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक। कॉट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर का क्या होगा, माइनस कॉट एक्स। ये 6 इंटीग्रेशंस आपको डायरेक्ट लर्न होने चाहिए। ठीक है भाई। डेरिवेटिव तो आपको याद है पहले से, अगर ये याद है तो ये भी हो जाएंगे, उल्टा ही तो करना है बस। तो ये आपको 6 ट्रिग्नोमेट्री डायरेक्ट याद होने चाहिए। ठीक है भाई। उसके बाद हमने पढ़ा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या देगा, 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या देगा, साइन इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स का भी यही होता है लेकिन माइनस आता है। अब यहाँ पर इसका ना सेम लिखा लेकिन माइनस यहाँ भेज दिया, तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स। आप देख रहे हो इन दोनों का आंसर अलग अलग है। अब बच्चे पूछते सर कौन सा आंसर लें, ये ले कि ये ले। तो भैया आंसर के हिसाब से, मतलब क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से दोनों का आंसर सेम है। साइन भी लिख सकते हो, माइनस कॉस भी लिख सकते हो। क्वेश्चन के हिसाब से हम दोनों में से कोई एक आंसर पुट करेंगे। ठीक है भाई। टैन इनवर्स का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट का भी यही होता है लेकिन माइनस आता है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर दोनों के आंसर क्या है, सेम। टैन इनवर्स भी लिख सकते हो, माइनस कॉट इनवर्स एक्स भी लिख सकते हो। क्वेश्चन में जो जिसकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से पुट होगा। ऐसे ही कॉसेक और सेक का दोनों का होता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, लेकिन कॉसेक के साथ माइनस आता है। तो दोनों के इंटीग्रेशन क्या होंगे, कॉसेक और सेक, बस यहाँ पर माइनस आ जाएगा, आंसर के हिसाब से पुट होगा। इनवर्स के तो 6 ट्रिग्नोमेट्री, 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ई पार एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई पार एक्स। तो ई पार एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, भैया ये सबसे बढ़िया फंक्शन है, इसको डेरिवेटिव करो, इसको इंटीग्रेट करो। ये बोलता है कि अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी कर लो। ठीक है भाई। तो ई पार एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई पार एक्स, डेरिवेटिव भी और इंटीग्रेशन भी सेम। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या पड़ा था, 1 अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स। यहाँ पर मॉड जरूर लगाना क्योंकि लॉग में पॉजिटिव वैल्यू पुट होती है। ठीक है भाई। ए पार एक्स का डेरिवेटिव क्या बताया था, सेम इंटू लॉग ए। ए पार एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेम इंटू लॉग ए। तो ए पार एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो ए पार एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए पार एक्स अपॉन में लॉग ए प्लस। तो मैंने क्या बोला, एक्स पर एन का इंटीग्रेशन 6 ट्रिगो, 6 इनवर्स ट्रिगो, ई पार एक्स लॉग एक्स ए पार एक्स। ये भैया आपको फॉर्मूलाज डायरेक्ट याद होने चाहिए इंटीग्रेशन को स्टार्ट करने से पहले। इनकी प्रैक्टिस करो, इनको लिख कर देखो, दिन में 2 बार 3 बार 15 मिनट 10 मिनट पानी के साथ लेते रहो, याद करते रहो। जब ये याद हो जाएंगे उसके बाद इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले आपको शुरुआत करने के लिए आने चाहिए। अब आ जाओ एक्सरसाइज 7.1 पर। ये इसका बेसिक था, इंट्रोडक्शन था स्टार्ट करने के लिए। तो अब मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ। ये एक्सरसाइज आज हम पूरी डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई।
7.1 ये इंटीग्रेशन का बेसिक है। ये आपको समझ में आ गया तो आगे आगे फिर आपको समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर बोल रहा है फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल। एंटी डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं? इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। देखो भाई यहाँ पर बोल रहा है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन मतलब देखकर आप उसका एंटी डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करो। अभी हम फॉर्मूला वगैरह नहीं लगा रहे, अभी हम फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं लगा रहे, बस आपको देखना है और आपको ये सोचना है कि यार इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो सकता है। बस आपको ये सोचना है। ये 5 क्वेश्चन तो ऐसे ही हैं, बस आपको ये सोचना है कि इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो सकता है। देखो भाई पहले ये समझ लो कि पूछ क्या रहा है। जैसे कि मैंने अभी क्या बताया था, मान लीजिए cos x का डेरिवेटिव, sin x का डेरिवेटिव क्या है? cos x। तो ये इसका क्या है? डेरिवेटिव, यानी cos का ये एंटी डेरिवेटिव। cos का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? cos का एंटी डेरिवेटिव मतलब cos का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x। तो ये पूछ रहा है वो आपसे, ये पूछ रहा है वो आपसे, ये दिया हुआ है, समझ रहे हो? तो पहला क्वेश्चन है sin 2x, पहला क्वेश्चन है sin 2x। आपको ये सोचना है कि किसका डेरिवेटिव करूं कि sin 2x आ जाए, किसका डेरिवेटिव करूं। ये इंस्पेक्शन मेथड है, कहते रहो कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लगा रहे हैं, अभी जस्ट जो डिफरेंशिएशन पढ़ा है ना वही यूज हो रहा है अभी। sin 2x किसका डेरिवेटिव करने पर आता है? आप बोलोगे cos 2x। भाई cos 2x का डेरिवेटिव तो sin 2x होता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, तो यहाँ पर बात समझो। जब आप cos 2x का डेरिवेटिव करोगे तो क्या होता है? पहले cos का जो कि होता है माइनस sin 2x, फिर एंगल का दोबारा करते हैं। 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? 2। तो इसका डेरिवेटिव प्रॉपर क्या होता है? -2 sin 2x। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ sin 2x दे रखा है, तो आप क्या करो ना, ये जो -½ है ना, ये जो -2 है, इसको ना उस तरफ भेज दो, मतलब इसके पास। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ -½ cos 2x और यहाँ पर सिर्फ sin 2x। समझ में आया कि नहीं? भाई यहाँ पर आपको वही छोड़ना है जो आपको आंसर में दिया हुआ है, बस आपको एक थोड़ा सा इंस्पेक्ट करना था कि यार ये होता किसका डेरिवेटिव है। तो cos 2x का डेरिवेटिव होता है sin 2x, लेकिन ये बस चेंज है इसमें। तो cos 2x का डेरिवेटिव एक्चुअली में होता है -2 sin 2x, लेकिन मेरे को सिर्फ sin 2x चाहिए, तो जो भी एक्स्ट्रा होगा ना मैं इसके पास भेज दूंगा। तो अब कह सकता हूँ sin 2x का एंटी डेरिवेटिव ये रहा। तो क्या लिखेंगे? -½ cos 2x is एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x। बस अभी आपको इतना ही लिखना है, ठीक है भाई। अगला क्या है? cos 3x। देखो भाई सेकंड क्वेश्चन cos 3x। आपको cos 3x यहाँ पर दिया हुआ है, आपको ये पता लगाना है कि cos 3x किसका डेरिवेटिव होता है। तो आप तुरंत बोलोगे भाई साइन का होता है cos, लेकिन एक्चुअली में cos नहीं होता। साइन का डेरिवेटिव होता है क्या? cos 3x। पहले क्या होगा? पहले साइन का होगा, फिर एंगल का 3। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? sin 3x का डेरिवेटिव क्या होता है? 3 cos 3x। लेकिन मेरे को तो यहाँ सिर्फ cos चाहिए, तो 3 को उधर भेज दो। तो 3 को जब उधर भेज दिया तो ये हो जाएगा 1/3 sin 3x इक्वल्स टू cos 3x। तो क्या लिखेंगे लास्ट में लाइन? 1/3 sin 3x इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x। भैया अगर आपको समझते हुए कुछ भी प्रॉब्लम लगती हो कि यार ये स्टेप समझ में नहीं आया, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3। अब दिया हुआ है e⁻²x। तो आपको सोचना है कि किसका डेरिवेटिव e होता है। भाई मैंने आपको बता ही दिया है कि भैया e तो e का ही होगा, तो e⁻²x का डेरिवेटिव बन सकता है। लेकिन एक्चुअली में e⁻²x का डेरिवेटिव होता क्या है? इसका डेरिवेटिव होता है सेम, फिर पावर का दोबारा, पावर का क्या होगा? 2। लेकिन मेरे को सिर्फ e⁻²x चाहिए, तो 2 को आप नीचे भेज दो, वहाँ उस तरफ भेज दो, तो ये हो जाएगा ½ e⁻²x e⁻²x। तो ½ e⁻²x इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ e⁻। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। फोर्थ देखो ax + b का स्क्वायर। फोर्थ है
ax प्लस बी का स्क्वायर। तो आपको सोचना है कि यार ax प्लस बी का स्क्वायर किसका डेरिवेटिव करने पर आया होगा, तो आपको पता चलेगा कि ax प्लस बी का क्यूब का जब डेरिवेटिव करोगे ना तो ये आया होगा। लेकिन एक्चुअली में इसका डेरिवेटिव होता क्या है, इसमें कैसे करते हैं डेरिवेटिव, पहले पावर का क्या होगा, पावर आगे पावर में एक कम, फिर बेस का दोबारा, बेस में ax का डेरिवेटिव होगा a और b का 0, तो a आएगा इसका आंसर। तो क्या बना इसका 3a, ax प्लस बी का क्यूब 3a ax प्लस बी का स्क्वायर। लेकिन मेरे को सिर्फ ये चाहिए तो 3a इस तरफ, तो 1/3a ax प्लस बी का क्यूब, तो ax प्लस बी का, तो ये इसका क्या है, ये इसका एंटी डेरिवेटिव है। ठीक है भाई। और लास्ट क्या था, फिफ्थ। अब देखो फिफ्थ का क्या है, फिफ्थ का है हमारा, फिफ्थ क्या है, sin 2x माइनस 4e की पावर 3x। ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, sin 2x माइनस 4e की पावर, तो मुझे देखना है किसका डेरिवेटिव होगा ये। तो साइन किसका होता है भाई, cos 2x का, और ये तो e का ही होगा, 4e की पावर 3x का है ना भाई। साइन का cos का करूँगा तभी तो साइन आएगा, और e वाला तो e वाले से ही आता है। लेकिन एक्चुअली में इसका डेरिवेटिव होता क्या है, एक्चुअली में इसका जो डेरिवेटिव होगा वो कैसे निकालेंगे, cos का क्या होता है माइनस साइन 2x, फिर 2x का दोबारा 2, और इसका क्या होगा, e वाले का सेम होता है, फिर पावर का दोबारा इंटू 3। ठीक है भाई। तो इसका डेरिवेटिव एक्चुअली में बना क्या, 4e की पावर 3x, इधर बना माइनस 2 साइन 2x, और इधर बना माइनस 4 इंटू 3e की पावर 3x। मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ अभी मैं। ठीक है भाई। मेरे को चाहिए यहाँ पर सिर्फ साइन 2x, तो माइनस 2 उधर जाएगा, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस हाफ cos 2x, और मुझे यहाँ पे 3 भी नहीं चाहिए तो 3 भी इधर ले जाओ, 4/3 e की पावर, तो ये क्या बन गया साइन 2x, और ये क्या बन गया 4e की पावर। ठीक है भाई। इसका रिस्पेक्टिव, जैसे इसका जो -2 है इसी के पास जाएगा, याद रखना, अलग अलग करके सॉल्व कर रहे हैं इसको, ठीक है ना, और इसका जो 3 है इसी के पास जाएगा, यानी कि इसका जो एंटी डेरिवेटिव है वो ये होगा। तो माइनस हाफ cos 2x माइनस 4/3 e की पावर 3x इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो ये एंटी डेरिवेटिव हम इस तरीके से निकालते हैं इंस्पेक्शन मेथड से कि इसका आंसर ये हो सकता है। अभी हमने इंटीग्रल कुछ नहीं लगाया। ठीक है भाई। तो पहले 5 क्वेश्चन तो ऐसे ही हैं बेसिक से। अब आएगा 6 से लेकर के 20 तक, अब मेन स्टार्ट होते हैं। 6 से लेकर के 20 तक आपको इंटीग्रेशन लगाना है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन पहले बता दूं। इसमें क्या है भाई, जैसे मान लो 2 फंक्शन या 3 फंक्शन अगर आपस में इंटीग्रेट हो रहे हैं, प्लस में हो या माइनस में हो, तो आप क्या करोगे, अलग अलग इंटीग्रेट करोगे, fx का अलग और gx का अलग। ठीक है भाई। 2 फंक्शन है, मान लो 3 फंक्शन है, प्लस हो रहे हैं माइनस हो रहे हैं, तो हर एक का अलग अलग इंटीग्रेशन निकलेगा। ठीक है भाई। और अगर फंक्शन के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो नंबर चुपचाप बाहर चला जाएगा। इंटीग्रेशन किसका करोगे, सिर्फ फंक्शन का। ठीक है भाई। तो अगर 2 3 प्लस माइनस हो रहे हैं तो अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, और फंक्शन के साथ अगर कोई नंबर है तो नंबर चुपचाप बाहर। अब देखो 6 से लेकर के 20 तक। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, पहले लिखा हुआ है 4e की पावर 3x प्लस 1 और dx। बोल रहा है इसको इंटीग्रेट करो। तो पहले मैंने क्या बताया, पहले ये भी एक फंक्शन है, ये भी 1 भी एक फंक्शन है। तो पहले क्या करेंगे, इसको अलग और 1 को अलग। 4 नंबर है, बाहर चला जाएगा, e की पावर 3x dx प्लस 1 dx। अब देखो भाई 4 e की पावर 3x का इंटीग्रेशन हमने क्या पढ़ा था, सेम टू सेम। अब देखो भाई यहाँ पर एक बात आपको समझनी होगी। ठीक है भाई, न्यू कॉन्सेप्ट है ये। e वाले का वैसे तो सेम टू सेम होता है। ठीक है। डेरिवेटिव कैसे करते थे,
इसका डेरिवेटिव कैसे करते थे, पहले सेम, फिर पावर का दोबारा जो कि 3 होता था वहां पर मल्टीप्लाई में लगाते थे, समझ रहे हो। डिफरेंशिएशन में ये जो 3 है ना ये मल्टीप्लाई में लगाते थे, लेकिन यहां पर आपको डिवाइड में लगाना है, क्योंकि इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है, रेसिप्रोकल रिवर्स प्रोसेस है ना, इसलिए ये डिवाइड में लगाएंगे। तो चेन रूल तो यहां भी लगता है, याद रखना भाई, ये चेन रूल ही तो है, पहले ई का फिर पावर का, ये चेन रूल ही तो है। लेकिन इन डिफरेंशिएशन में आप इसको मल्टीप्लाई में लगाते थे, इंटीग्रेशन में आप इसको जो दोबारा कर रहे हो, आप जो चेन रूल लगा रहे हो उसके आंसर को आप डिवाइड में लगाओगे। ये बात आपको सिंपल सी ध्यान रखनी पड़ेगी। अभी और भी क्वेश्चंस आएंगे, समझ जाओगे आप, लेकिन याद रखना जब चेन रूल लगा रहे हो उससे जो आंसर आ रहा है वो डिवाइड में आएगा। और 1 का इंटीग्रेशन मैंने आपको क्या बताया था, x, तो ये क्या हो जाएगा 4/3 e की पावर 3x प्लस x, और आंसर के साथ क्या लगाना है, c लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 7 पे आ जाओ। 7 है x² 1 - 1/x² dx। देखो भाई, कई बार ऐसे फंक्शंस आएंगे जिसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होगा। भाई डायरेक्ट इंटीग्रेशन का मतलब है जो हमने फॉर्मूले पढ़े वो कोई डायरेक्ट थोड़ी लग रहे हैं यहाँ पर। ये जो फंक्शन है ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ाया मैंने वहाँ पर, नहीं पढ़ाया। तो इस फंक्शन को ऐसे में कन्वर्ट करो कि आप फॉर्मूला लगा पाओ। कैसे, देखो x² को 1 से करा x² माइनस x² को इससे करूँगा तो x² कट के 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 फंक्शन है तो x² को अलग कर दो और x को 1 को अलग कर दो। x² में क्या बताया था, x की पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 2 + 1 अपॉन में 2 + 1 माइनस 1 का क्या होता है x, तो x³ अपॉन में 3 माइनस का x और प्लस में c। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा ax² प्लस bx प्लस c और dx। अब यहाँ पर भी देखो 3 फंक्शन है तो कैसे करेंगे, ax² का अलग, bx का अलग, c का अलग। a नंबर है बाहर चला जाएगा तो अंदर क्या बचेगा x², b बाहर चला जाएगा अंदर क्या बचेगा x, c बाहर चला जाएगा अंदर क्या बचेगा 1। x² का क्या बताया था, पावर में 1 ज़्यादा अपॉन में 1 ज़्यादा, ये x की पावर 1 है तो यहाँ पर भी क्या होगा 1 + 1 अपॉन में 1 + 1, और 1 का क्या बता रखा है सीधा x। तो इसका आंसर आ गया ax³/3 प्लस bx²/2 प्लस cx और प्लस कांस्टेंट का कैपिटल C। कोई दिक्कत नहीं, आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है 2x² प्लस e की पावर x dx। यहाँ पर क्या होगा 2x² अलग, e की पावर x अलग, 2 बाहर ले जाओ, x² dx प्लस e की पावर x dx। x² का क्या बताया, पावर में 1 ज़्यादा और जैसी पावर ऊपर वैसे नीचे, और e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, तो इसका आंसर आया 2x³/3 प्लस e की पावर x प्लस c। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 में है √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर dx। यहाँ पर भी डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं, पहले फंक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें लगा रहा हूँ a माइनस b का स्क्वायर, क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab और dx। स्क्वायर से रूट कट गया x, स्क्वायर से रूट कट गया x, रूट से रूट कट गया 2। ठीक है भाई। x का इंटीग्रेशन अलग होगा, 1/x का अलग होगा, 2 का अलग होगा। x की पावर 1 क्या होगा इसका 1 + 1/1 + 1, 1/x का होता है log में mod x, 2 बाहर आएगा अंदर बचा 1, 1 का क्या बताया x, तो इसका फाइनल आंसर होगा x²/2 माइनस log mod x माइनस 2x प्लस c।
ठीक है भाई, 10 तक आ गए। 11, क्वेश्चन नंबर 11 में है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर dx। अब इसमें भी भाई डायरेक्ट फॉर्मूला अगर लगाना है तो फंक्शन को चेंज तो करना पड़ेगा। तो क्या करो, ऐसे क्वेश्चंस में ना एक्स क्यूब सबके नीचे लगा दो, एक्स स्क्वायर सबके नीचे लगा दो। तो ये तो कट के आ गया x, ये कट के आ गया 5, और यहाँ पर जब अपॉन में एक्स स्क्वायर हो उसको ऊपर लाने के लिए पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ये होता है हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अगर मैं इसको ऊपर लिखना चाहता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला ही ऊपर का है ना, मैंने ऐसा फॉर्मूला थोड़ी बताया आपको, ये मत लगा देना, इसका फॉर्मूला बताया हमने, ठीक है ना। तो इसको फिर मजबूरन ऊपर लाना पड़ेगा, तो ऊपर लाने के लिए पावर नेगेटिव हो जाती है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे x का अलग होगा, 5 का अलग होगा, 4x की पावर -2 का अलग होगा। ये x की पावर 1 है ना, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 अपॉन में 1 + 1, 5 बाहर, अंदर रह गया 1, 1 का होता है x, -4 बाहर, x की पावर -2 का क्या होगा, -2 + 1 अपॉन में -2 प्लस, तो ये हो जाएगा x² 2 प्लस 5x माइनस 4x की पावर -1 अपॉन में -1, ये -1 यहाँ ले जाओ तो ये हो जाएगा x² 2 प्लस 5x प्लस 4। अब x की पावर -1 को दोबारा से 1/x लिख सकता हूँ। x की पावर -1 जब उल्टा पावर नेगेटिव है ना, इसको नीचे लिखने के लिए पावर पॉजिटिव हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आएगा x² 2 प्लस 5x प्लस 4/x प्लस c। 12th पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12th है x² प्लस 3x प्लस 4 अपॉन में √x और ये dx। यहाँ पर भी क्या होगा, सबको पहले अलग अलग कर दो। x² के नीचे भी √x, x के नीचे भी √x, 4 के नीचे भी √x, ठीक है भाई। √x का मतलब क्या होता है, x की पावर हाफ, है ना। √x का मतलब क्या होता है, x की पावर हाफ। तो यहाँ पर क्या है, बेस से में डिवाइड हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाएंगी 2 - हाफ। यहाँ पर भी बेस से में डिवाइड हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगी 1 - हाफ, ये 1 ये हाफ। और इसको सीधा ऊपर लिखने के लिए क्या लिख दूंगा, -हाफ। भाई नीचे x की पावर हाफ है, मैं ऊपर लिखना चाहता हूँ तो x की पावर -हाफ ही तो लिखूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4, 4 में से 1 गए, x की पावर 3/2 और 1 में से आधा गया 1/2, और ये सीधा x की पावर -हाफ। पहले अलग अलग कर दो, x की पावर 3/2 का अलग होगा, x की पावर हाफ का अलग होगा, x की पावर -हाफ का अलग होगा। इसका कैसे करेंगे, पावर में एक ज़्यादा और अपॉन में भी वैसा ही, इसका भी पावर में एक ज़्यादा और अपॉन में भी वैसा ही, इसका भी पावर में एक ज़्यादा और अपॉन में भी वैसा ही। तो इसका आंसर कितना आया, 5। एलसीएम लिया ना, तो ये हो गया 2, 3 2 5/2 और नीचे भी 5/2। यहाँ पर हो जाएगा हाफ और 1 3/2, नीचे भी 3/2, और यहाँ पे 1 में से आधा गया 1/2, नीचे भी 1/2। ये फ्रैक्शन उल्टा होगा, 5/2 को उल्टा लिख दूंगा 2/5। तो 2/5 x की पावर 5/2, यहाँ पर ये हो जाएगा 2/3 × 3 x की पावर 3/2, और यहाँ पर 2/1 × 4 x की पावर हाफ। बस अब आपको करना क्या है, 3 से 3 काट दो और ये 8 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। 12 हो गया, 13 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 में 13 इंपॉर्टेंट है, इसका लिखा हुआ है x³ प्लस नहीं -x² प्लस x -1 अपॉन में x -1। अब यहाँ पर तो भाई अलग अलग करूँगा तो दिक्कत हो जाएगी, ये तो अलग अलग नहीं हो पाएगा भाई। तो क्या करूँ, देखो इन दोनों में से x² कॉमन आ रहा है ना, बचा x -1, यहाँ पर 1 कॉमन आ रहा है, बचा x -1, ये हो गया x -1,
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये x माइनस 1। ये हो गया भैया जयराम जी के। चल भाई निकल ले यहाँ से चल। अब क्वेश्चन इजी हो गया। अब एक्स स्क्वायर का अलग और 1 का अलग। एक्स स्क्वायर का क्या बताया, पावर में एक ज़्यादा अपॉन में एक ज़्यादा, 1 का x। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स प्लस सी। 14 पर आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 14 में है 1 माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर भी डायरेक्ट तो होगा नहीं, तो सॉल्व करना पड़ेगा। रूट एक्स को 1 से करूँगा तो कितना आएगा, रूट एक्स, और ये आ जाएगा एक्स रूट एक्स डी एक्स। तो अभी मैंने बताया रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर हाफ। यहाँ पर भी लिख लो एक्स की पावर हाफ। ये हो जाएगा एक्स की पावर हाफ, यहाँ पे पावर 1 है तो पावर प्लस हो गई। 1 प्लस हाफ कितना होता है, 3/2। तो एक्स की पावर 3/2। अब अलग अलग कर दो, एक्स की पावर हाफ का अलग और एक्स की पावर 3/2 का अलग। इसका कैसे करेंगे, पावर में एक ज़्यादा वैसी पावर नीचे, यहाँ पर भी पावर में एक ज़्यादा और वैसी पावर नीचे, प्लस। तो हाफ प्लस 1 हो गया 3/2। नीचे भी क्या होगा, 3/2। आप ना इसको डायरेक्ट उल्टा करके लिख दिया करो। 3/2 है, उल्टा करके 2/3। देखो यहाँ पर 2 तो ये 5/2 और नीचे भी क्या आएगा 5/2। सीधा उल्टा करके लिख दो 2/3 एक्स की पावर 3/2, 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस सी। भाई समझ में तो आ रहा है ना आपको, आ रहा होगा भाई, कमेंट करके ज़रूर बता देना भैया कुछ समझ में ना आए तो। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाओ। अब है रूट एक्स और ब्रैकेट में है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और dx। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 3 रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, फिर 2 रूट एक्स इंटू एक्स, फिर 3 रूट एक्स और dx। रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर हाफ इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर हाफ इंटू एक्स, और यहाँ पे सीधा एक्स की पावर हाफ। यहाँ पे पावर प्लस हो गई, हाफ प्लस 2 कितना होता है, हाफ प्लस 2 कितना होगा 4, 5/2। और ये तो अभी बताया था 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा 3/2, और ये 3x की पावर हाफ। अलग अलग कर दो, अब अलग अलग होगा इसका। 3x की पावर 5/2 अलग, 2x की पावर 3/2 अलग, 3x की पावर हाफ अलग। 3 को तो बाहर ले जाओ, x की पावर 5/2 का क्या होगा 5/2 प्लस 1 वैसी पावर नीचे, 2 को बाहर ले जाओ, इसका क्या होगा 3/2 प्लस 1 वैसी पावर नीचे, 3 और ये हाफ प्लस 1 वैसी पावर नीचे। तो ये कितना हो गया, देखो ये हो गया 2, 5 और 2 7/2। अब देखो डायरेक्ट कैसे लिखूंगा, 7/2 उल्टा करके 2/7 है ना। नीचे भी तो 7/2 होगा, तो उल्टा होके 2/7 सीधा लिखो भैया। अब सीधा ये क्या हो जाएगा, x की पावर 2 5/2, तो उल्टा करके 2/5, और यहाँ पर 3/2 उल्टा करके 2/3। तो फाइनल आंसर कितना आया 6/7, 4/5 और ये 2 प्लस सी। ठीक है भाई, 16 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 है 2x माइनस 3 cos x प्लस e की पावर x dx। तो यहाँ पर देखो 2x का अलग, 3 cos x का अलग और e की पावर x का अलग। तो 2 तो बाहर चला जाएगा, 2 बाहर चला गया। x का क्या होता है, पावर 1 है ना, तो 1 + 1 / 1 + 1। 3 बाहर आ गया। cos का क्या बताया था, cos का होता है डायरेक्ट साइन, और e की पावर x का डायरेक्ट। तो ये आंसर आ गया 2x² / 2 - 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c। देखो भाई यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, cos का ना माइनस साइन लिख देते हैं। याद रखना cos का माइनस साइन डेरिवेटिव है, cos का साइन होता है इंटीग्रेशन। तो फॉर्मूले याद करोगे समझ जाओगे, ठीक है। साइन cos में कन्फ्यूजन होगी, याद रखना, उस कन्फ्यूजन को आपको दूर करना है।
17 में है 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट एक्स dx। तो यहाँ पर 2x² का अलग, 3 sin x का अलग, 5 रूट एक्स का अलग। 2 बाहर चला गया, x का क्या होगा 2 + 1/2 + 1, 3 बाहर आ गया। अब साइन का होता है माइनस कॉस, याद रखना उल्टा, साइन का होता है माइनस कॉस। और यहाँ पर रूट एक्स का मतलब क्या, x की पावर हाफ, तो क्या लिखूंगा हाफ + 1 अपॉन में हाफ + 1। तो इसका आंसर क्या आ गया 2x³/3 और ये माइनस माइनस प्लस 3 cos x, और ये क्या हो जाएगा x की पावर 2 3/2 उल्टा होके 2/3। तो फाइनल आंसर आएगा 2/3 x³ प्लस 3 cos x प्लस 10/3 x की पावर 3/2 प्लस c। 17 हो गए। 18वां क्वेश्चन नंबर 18 है sec x और अंदर है sec x प्लस tan x। इसको भी सॉल्व कर लो भाई। sec x होता है sec² x, sec और tan होता है sec tan। तो sec² x का अलग करेंगे और sec tan का अलग करेंगे। sec² x का डायरेक्ट होता है क्या tan x, sec tan का डायरेक्ट होता है क्या sec x प्लस c। फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है भाई। 19वां देखो, अब 19वां इंपॉर्टेंट है, sec² x बाय cos x²। तो यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट तो इसका है नहीं, है ना, डिवाइड में है। तो पहले इसको लिख लो 1/cos 1/sin। तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 1/cos, और ये क्या हो जाएगा sin² x/1। तो sin/cos कितना होता है tan² x। अब tan² x का तो भाई इंटीग्रेशन पड़ा नहीं डायरेक्ट। अब एक बात मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ आपको, बहुत ही ध्यान से समझ लेना, पूरे इंटीग्रेशन में यूज़ होती है। बच्चे बार बार इस चीज़ को भूल जाते हैं, मैं बार बार उनको रिकॉल करवाता हूँ, बार बार भूल जाते हैं। जब भी इंटीग्रेशन में tan² x आ जाए, इसका डायरेक्ट तो फॉर्मूला होता नहीं है, कोई मैंने लिखवाया ही नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला इसका होता ही नहीं है। तो जब भी tan² x आ जाए इंटीग्रेशन में, तो आपको 10th क्लास का फॉर्मूला लगाना है, याद है। tan² x को लिखते हैं क्या sec² x माइनस 1। जब भी इंटीग्रेशन में tan² x आ जाए, आपको 10th क्लास का फॉर्मूला लगाना है sec² x माइनस 1। अब क्या करोगे, sec² x अलग और 1 अलग। तो sec का क्या बताया था tan, और 1 का x प्लस, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, याद रखना। 20 क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाओ। 20 में है 2 - 3 sin x अपॉन में cos² x। बोल रहा है इसको इंटीग्रेट करो। अब इसका भी डायरेक्ट तो होता नहीं, पहले फंक्शन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। cos² x को ना अलग अलग लिख दो, 2 के नीचे भी और 3 sin के नीचे भी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। 1/cos क्या होता है sec² x, और इसमें 2 cos है ना, तो एक cos तो sin के नीचे लगा दो और एक cos को अलग कर दो। 2 cos है, एक को sin के नीचे, एक को अलग कर दिया। देखो भाई 2 sec² x, इसको क्या लिख दो tan x, और ये sec x। अब अलग अलग कर दो, 2 बाहर sec² x का अलग, 3 बाहर, अंदर क्या होगा sec tan। sec² x का क्या होता है tan x, sec x tan x का क्या होता है sec x प्लस c। तो ये हो गए आपके 20 क्वेश्चन। अब इसके 2 हैं, कौन बनेगा करोड़पति, वो भी कर ही लेते हैं यार, उसके लिए फिर क्या बनाएंगे अलग से। क्वेश्चन नंबर 21 देखो भाई, बोल रहा है √x प्लस 1/√x। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, देखो भाई 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बोल रहा है √x प्लस 1/√x, इसके 4 ऑप्शन है। बोल रहा है इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा इन 4 ऑप्शन में से, निकालते हैं।
इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? देखो भाई, ये क्या होता है, एक्स की पावर हाफ, और इसको क्या लिखूंगा, एक्स की पावर हाफ होता है ये भी, लेकिन ऊपर लिखना है अगर तो माइनस हाफ लिखना होगा। अब इसका अलग dx और इसका अलग dx। इसका क्या होता है, पावर में एक ज़्यादा, अपॉन में भी वैसा ही, यहाँ पर भी पावर में एक ज़्यादा और अपॉन में भी वैसा ही। तो ये हो जाएगा 3/2 और उल्टा होके 2/3। एक में से आधा गया, ये हाफ, उल्टा होके 2/1। तो देखो 2/3 एक्स की पावर 3/2 कहाँ पे मैच कर रहा है, देखो भाई 2/3 एक्स की पावर 3/2, 2 एक्स की पावर हाफ। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा भाई इसका, सी वाला देखो मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 22 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22 में देखो भाई लिखा हुआ है d/dx ऑफ fx क्या है, 4x³ माइनस 3x की पावर 4। बोल रहा है f2 इक्वल्स टू 0, देन फाइंड fx। देखो भाई इसके भी 4 ऑप्शन है। क्या मतलब है मैं समझाता हूं। इस फंक्शन का डेरिवेटिव किया, ये आया, ठीक है भाई। बोल रहा है फंक्शन जो है उसमें जब 2 पुट कर रहा हूं तो आंसर 0 आ रहा है। बोल रहा है fx बताओ क्या होगा। देखो भाई इसका डेरिवेटिव करने पर ये आ रहा है, तो कह सकता हूं इसका इंटीग्रेशन करने पर fx आ जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। भाई जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो जो आंसर आएगा वो यही तो होगा, fx। करते हैं इंटीग्रेशन, तो कैसे होगा, 4 बाहर x³ का अलग, 3 बाहर 1/x4 है ना, तो 1/x4 को क्या लिख रहा हूँ, x की पावर -4। इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, 4 बाहर चला गया, x³ x पावर 4 को क्या लिखूंगा ऊपर, x की पावर -4। तो इसका क्या होगा 3 + 1 अपॉन में 3 + 1, और इसका क्या होगा -4 + 1 अपॉन में -4 + 1। तो ये कितना हो जाएगा x की पावर 4/4, और ये कितना हो जाएगा x की पावर -3/-3। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 4 से 4 कट गया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 से 3 भी कट गया, और ये आंसर आ जाएगा x की पावर 4 1 में x की पावर 3 प्लस c। कह सकता हूँ ये fx आ गया, देख लो भाई fx कह सकता हूँ ये आ गया। अब उसने क्या बोला, जब x की वैल्यू 2 पुट करी गई 2, तो ये हो गया 2 की पावर 4 और ये हो गया 1 में 2 की पावर 3 प्लस c। तो फंक्शन जब x की वैल्यू 2 पुट करी तो f2 0 है, मतलब ये 0 है, यहीं पे कर देता हूँ, f2 0 है। तो ये क्या हो गया 16, और ये क्या हो गया 1/8 प्लस c। तो कह सकता हूँ इसका एलसीएम लोगे तो आएगा 8, इन दोनों का ले रहा हूँ बस, इसका नहीं ले रहा भाई। 16 8 का कितना होता है 48, और 8 1 8 12 प्लस 1 c। तो ये हो गया 129/8, इधर ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस का 129/8। तो फाइनल आंसर क्या होगा fx का, x पावर 4 सेम, 1/x³ सेम, c की वैल्यू क्या आ चुकी है -129/8। देखो भाई x4 1/x³, x4 1/x³ -129/8, तो इसका ऑप्शन क्या होगा। तो ये जो f2 = 0 दिया हुआ था, ये क्या निकालने के लिए, ताकि मैं c निकाल पाऊँ और c को दोबारा से फंक्शन में पुट कर पाऊँ। तो यार उम्मीद करता हूँ कि ये इंट्रोडक्शन और ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट समझ में आई होगी। कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगा हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर आकर के भी डाउट्स पूछ सकते हो, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो